आप सबको नमस्कार। आशा है आप सब लोग अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल प्रारंभ कर लिए होंगे। 4 बज चुका है। आइए सबसे पहले जो कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। जिग्नेश पिल्लई बहुत इंटेलिजेंट चिकित्सक हैं। ये बॉम्बे से ही पंचकर्म में एमडी किया है। उन्होंने पूछा है वेट बढ़ाने की औषधि बताएं। तो वास्तव में ऐसी कोई औषध नहीं है कि इसको लेने से वेट बढ़ ही जाएगा, लेकिन निरंतर प्रयास करने से, निरंतर ट्रीटमेंट लेने से निश्चित रूप से वेट बढ़ सकता है। सबसे पहले तो उसकी दिनचर्या ठीक करें आप। दिनचर्या ठीक रहेगी, समय पर भोजन करें, फास्ट फूड, जंक फूड, अल्कोहल, तम्बाकू, स्मोकिंग आदि बिल्कुल न सेवन कराएं। उसके साथ साथ एक योग आप दे सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, मुलैठी चूर्ण 100 ग्राम, इनको बराबर बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और एक एक चम्मच दिन में 3 बार लगभग 6 माह तक इसका सेवन लगातार रोगी को कराएं। दूसरा, शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम, आधा कप या 1 कप दुग्ध ठंडा, उसमें घोल करके सुबह शाम रोगी को पिलाएं। इसके अलावा इसमें यापन और सिद्धवस्ती, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। और अल्प मात्रा में आभ्यंतर स्नेहपान महामास तैल का 20 ml भोजन के काल में, अगर रोगी 12 बजे खाना खाता हो तो लगभग 11:30 बजे 20 ml घृत का पान कराएं, ऊपर से गर्म पानी पिलाएं और भरपूर खाना खाएं। नींद अच्छी आनी चाहिए। नींद जिन लोगों को कम आती है वो निश्चित है दुबलेपन का शिकार होते हैं। नींद अच्छी आए, सेटिस्फेक्शन उसको रहना चाहिए। आवश्यक योग आदि करवाएं, निश्चित है व्यक्ति को लाभ मिलेगा। डॉक्टर द्रोणाचार्य जी लिखते हैं कि एक मेरी जेनेटिक समस्या है, लिखते वक्त हाथों में कंपन होता है। जनरली ये सेनाइल ट्रेमर्स होते हैं। सीनियर सिटीजन को ओल्ड एज में कंपन प्रायशः पाया जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरे को जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो निश्चित है जेनेटिक प्रॉब्लम जितने भी होते हैं वो कठिन साध्य होते हैं, कुछ साध्य होते हैं, लेकिन प्रयास करना जरूरी है। इसके लिए केवांच बीज चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम दोनों को ले लें, बारीक चूर्ण बना लें और एक एक चम्मच 2 या 3 बार, मैं तो कहूँगा 3 बार ठंडे दूध के साथ देवें। दूसरा एक अनुभवजन्य एक योग है जो कि हम पार्किंसंस में ज़्यादातर देते हैं। भीमसेनी कपूर 500 मिलीग्राम शुद्ध घृत के साथ दिन में 2 बार दीजिए। यह भी बड़ा उपयोगी है ट्रेमर्स के लिए। और सिद्ध या यापन वस्ती में यवकोल कुलत्थानाम क्वाथा मागधिका मधु, ये वाला ससैंधवास्यावा सिद्ध वस्ती इति स्मृतः, यापन वस्ती भी मैंने आपको बताई थी, उनका प्रयोग करें। अगर ये ना कर पाते हो तो सिर्फ दशमूल तैल की अनुवासन वस्ती 30 ml लगातार 20-21 दिन तक आप सेवन करें। इसमें 7 दिन का गैप करके फिर 20 दिन लेवें। ऐसे 3 कोर्स अनुवासन वस्ती के करें, निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। रस औषधियों में वातकुलांतक 60 मिलीग्राम,
योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, पुराल पंचामृत 125 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। ऐसी दिन में 2 या 3 मात्रा ब्राह्मी अवलेह के साथ देवें क्या, आपको खुद लेना है। साथ साथ में श्राद्ध तर्पण भी करें। श्राद्ध प्रदेश में अभ्यंग या शिरोधारा या पिचु धारण बड़ा इजी है, उसको आप कर सकते हैं। और शिरोवस्ती यदि संभव हो तो शिरोवस्ती, लेकिन शिरोधारा और पिचु धारण आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। डॉक्टर प्रमोद सोनी जी ने हाइट बढ़ाने के लिए कौन से पंचकर्म लाभप्रद हैं, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो निश्चित रूप से इसमें संपूर्ण पंचकर्म आपको कराना पड़ेगा। वमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन, नस्य कर्म, पूरा पंचकर्म करेंगे। पूरे जो अनवांटेड मटेरियल हैं, आम दोष है, वो निकल जाएंगे। तब रोगी का अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो अच्छा खाना खाएंगे और हाइट भी इसमें बढ़ सकती है। इसके अलावा ब्राह्मण बस्ती इसमें देवें। ब्राह्मण बस्ती कैसे बनाएंगे, तो अश्वगंधा, शतावरी, मुलैठी, आमलकी और बबूल फली। अश्वगंधा, शतावरी, मुलैठी, आमलकी और बबूल फली, ये सभी 20-20 ग्राम लेकर के 300 डिकॉक्शन बना लें। और इसमें अश्वगंधा घृत 50 ml, शहद 50 ml, सेंधो 5 ग्राम। ये बस्ती आप लगातार 20 दिन का कोर्स जितना संभव हो, मान लीजिए पेशेंट 7 दिन ही तैयार है तो 7 दिन दीजिए, कुछ दिन गैप करके फिर 7 दिन दीजिए। ऐसे लगातार पेशेंट को काउंसलिंग करते हुए ये पंचकर्म से संबंधित ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से हाइट बढ़ेगी। इसके अलावा अश्वगंधारिष्ट, 10 मूलारिष्ट 2-2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। और आमल की रसायन, ये भी शरीर पुष्ट करने के लिए अच्छा है, तो आमल की रसायन 1 चम्मच सुबह शाम को दोनों टाइम सेवन कराएं। डॉक्टर विजय सैनी ने पूछा है कि यदि ड्राई और वेट ईचिंग हो, सूखी और आर्द्र कंडू हो तो क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये भी एक्यूट कंडीशन है, काफ़ी तकलीफ होती है। अगर आप इसमें वमन विरेचन कराएं तो लाभ जल्दी होगा। वमन करा दें, विरेचन करा दें, कई बार मैं बता चुका हूँ। अगर वेट ईचिंग हो तो चाल मोगरा तेल का लेपन करें दिन में 2-3 बार। और ये शुष्क ईचिंग हो तो उसमें मरीचियादि तेल का लेपन करें 2 बार। इसके अलावा गंधक बटी, आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार। महामंजिष्ठाधिक्वाथ 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। और टेक्जिमा ऑइंटमेंट चरक का आता है, इसको दिन में 2-3 बार लगाएं। इसकी टैबलेट भी आती है, वो भी इसमें लाभप्रद हो सकती है, टेक्जिमा। और हरिद्रा खंड भी देते जाएं 1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ। इससे कंडू जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। डॉक्टर एकनाथ कुलकर्णी जी, जो कि माने हुए चिकित्सक हैं, नासिक में प्रोफेसर हैं, बहुत दिन बाद उनसे इस वेबिनार के माध्यम से, फेसबुक के लेक्चर के माध्यम से उनसे मुलाकात हुई है। मेरा नंबर है 9920486729, 9920486729, ये मेरा नंबर है, यही व्हाट्सअप है।
वरेनकल नागराज भूषण, इन्होंने इनलार्ज स्टेरॉइड प्रोसेस का ट्रीटमेंट पूछा है। तो जो नॉर्मल लेंथ होती है स्टेरॉइड प्रोसेस की वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। और जब यह लंबाई 3 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है तभी इसे इनलार्ज स्टेरॉइड कहा जाता है, इनलार्ज स्टेरॉइड प्रोसेस कहते हैं। जब ये बढ़ जाती है तब थ्रोट पेन, निगलने में कठिनाई और ऐसा महसूस होता है कि कोई फॉरेन बॉडी अंदर है, ऐसे सेंसेशन हमेशा होते रहते हैं। कैरोटिड आर्टरी कंप्रेशन भी इससे हो जाता है, इसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी कंप्रेशन सिंड्रोम। इसको ईगल सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसके लिए नस्यकर्म, अवपीड़न नस्य या धमापन, इसमें वचा, विडंग, शिग्रू या अपामार्ग, अजवाइन, पिपली, इन द्रव्यों से अवपीड़न नस्य कराएं। 2 दिन स्नेह नस्य 60 बिंदु तैल से कराएं, इसमें 6 बूंद। और प्रत्येक तीसरे दिन धमापन या अवपीड़न नस्य देवें। ऐसा 21 दिन तक ये कोर्स कराएं। इसके अलावा इसमें गंडूस, पंचकोल काढ़े से आप गंडूस का धारण कराएं। अल्टरनेट 1 दिन पंचकोल क्वाथ से, फिर मूर्छित तिल तैल या नारायण तेल से गंडूस धारण कराएं। ऐसा लगभग 15 दिन तक गंडूस कराएं। 1 दिन स्नेह गंडूस, दूसरे दिन पंचकोल क्वाथ का गंडूस। संभव हो तो विरेचन करा दें, विरेचन से भी पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। विरेचन के बाद वस्ती, जो लेखन वस्ती है, त्रिफला, वायुविडंग, गिलोय, इनका काढ़ा बना लें 300 ml, गोमूत्र 50 ml, सैंधवादी तैल 50 ml, सैंधव 10 ग्राम, ऐसा विधिवत बस्ती बना करके लेखन वस्ती का प्रयोग कराएं। इससे भी रोगी को लाभ प्राप्त हो सकता है। लेखन वस्ती के लिए प्रति दूसरे दिन अनुवासन लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ में सैंधवादी तैल की 30 ml अनुवासन दे दें और लास्ट में 30 ml की अनुवासन दे दें और बीच में लगातार लेखन वस्ती का ही प्रयोग करें। आवश्यकता पड़े जब कभी गुदा में वेदना हो, उदर शूल हो, ऐसी अवस्था में आप अनुवासन मात्रा वस्ती दे सकते हैं। इसके अलावा लाक्षादि गुल और सिंहनादि गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार। रस औषधियों में आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम और शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, ये सुबह शाम शहद के साथ सेवन कराएं। लगातार 3 महीने तक आप औषधि देवें, निश्चित लाभ होगा। अर्चना जायसवाल जी, इन्होंने पूछा है विभिन्न प्रकार के गुगलू प्राप्त होते हैं, तो कौन सा गुगलू कल्पना किस रोग में देना चाहिए? सिंहनाद गुगुल यह आमवात रोगाधिकार का है। आमवात में, वातव्याधियों में, जैसे सियाटिका आदि रोग में सिंहनाद गुगुल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन खास तौर से आमवात के लिए श्रेष्ठ है। कैशोर गुगुल ये स्किन डिसीज के लिए अच्छी है, साथ साथ गाउट में भी इसका रोल बहुत अच्छा है। गोक्षरादि गुगुल ये मूत्रल है, डायूरेटिक है, शोथ रोग में इसका अच्छा उपयोग किया जाता है। लाक्षादि गुगुल ये भग्न की अवस्था में, अस्थि क्षय की अवस्था में लाक्षादि गुगुल का सेवन कराया जाता है।
अमृतादि गुग्गुल, यह ज्वर रोग के लिए उपयोगी है। रासनादि गुग्गुल, यह आमवात एवं वातव व्याधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, एकांगवाद, सर्वांगवाद, पक्षवध ऐसे रोगियों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रमोद सोनी जी ने पूछा है कि एंजियोप्लास्टी के बाद क्या चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो दोबारा अवरोध न हो, दोबारा वेन्स में, आर्टरीज में कंजेशन उत्पन्न ना हो, उसके लिए जो मैं प्रसिद्ध एक योग बताते रहता हूँ, अदरक सुरस, नींबू सुरस, लहसुन सुरस और सिरका, ये प्रत्येक 100-100 ग्राम लेकर के धीमी आंच में पकाएं। जब 200 ग्राम बचे तब इसमें 200 ग्राम शहद मिला दें और ये योगों का सेवन 1-1 चम्मच सुबह शाम को लगातार 2 माह, 3 माह, 4 माह तक इसका प्रयोग कराएं तो दोबारा एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ में हृदयाणु रस, नागार्जुनाभ रस, हृदयाणु रस 250, नागार्जुनाभ 250 मिलीग्राम, ऐसी ये एक मात्रा दिन में 2-3 मात्राओं का सेवन कराएं। ऊषा तभानी, उन्होंने क्रॉनिक दद्रु का ट्रीटमेंट पूछा है। वाकई ये बहुत कष्टसाध्य व्याधि है, एक बार हो जाए और अगर पेशेंट डायबिटिक है तब तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर विधिवत आप वमन और विरेचन कराएं, वमन विरेचन के बाद औषधियाँ देवें तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। दद्रु में एक योग है जो एक किसी संत ने बताया था मेरे को। नींब पत्र, हरे नीम के पत्ते तोड़ लीजिए और इसको चूल्हे में जलाइए किसी माध्यम से, तो जो धुआं निकलता है पीला पीला, उसको कलेक्ट करना है। उसको कलेक्ट करने के लिए जब धुआं निकलने लगे तो उसके चूल्हे के ऊपर एक पीतल की थाली और उसमें पानी भर दें, वो रख दें। तो जब धुआं निकलेगा तो धुआं जो है वो थाली के नीचे कलेक्ट हो जाएगा। उसको आप हाथ के माध्यम से निकाले किसी डब्बे में रख लें और उस धुएं का लेपन दिन में 2 बार 7 दिन तक करें। इससे भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अर्टिप्लेक्स कैप्सूल 2-2 सुबह शाम और अर्टिप्लेक्स लोशन आता है, ये लगाएं, इससे भी रोगी को आराम मिलता है। साथ साथ में पंचनिम्बवटी, महामंजिष्ठादिक्वाथ का भी प्रयोग करें। टेक्जिमा एंड में भी 2 बार यदि अर्टिप्लेक्स लोशन लगाते हैं तो 2 बार टेक्जिमा लगाएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा योगराज गुग्गुल आरोग्यवर्धिनी का भी प्रयोग आप इनमें करा सकते हैं। राहुल रघुवंशी जी ने ये पूछा है कि एक अजीर्ण का रोगी है जिसमें चित्रकारी या अग्नितुंडी देते हैं तो जलन होने लगती है। तो कोई ऐसे पेशेंट होते हैं, पित्त प्रकृति का पेशेंट होगा, ऐसी अवस्था में पेशेंट को पंचतिक्त घृत या शतावरी घृत का अभ्यंतर स्नेहपान करा के विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद फिर चित्रकारी अग्नितुंडी देंगे तो जलन पेशेंट को नहीं होगी। फिर भी होती है तो फिर उसकी जगह लवण भास्कर, हिंगवष्टक चूर्ण, इनका सेवन कराएं। और पेट साफ न रहे तो कुछ रेचक औषधि जैसे त्रिफला चूर्ण है या एरण्य भ्रष्ट हरित की, ये रात्रि में दे दें, जिससे थोड़ा सा निरंतर मोशन होता रहे। जो संचित पित्त है, विदग्ध पित्त है, क्योंकि अजीर्ण में पित्त विदग्ध हो जाता है, वो बाहर निकलता रहे तो पेशेंट को आराम प्राप्त होगा। अरुण बघेला ने श्रुत्र का ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। श्रुत्र का एक पूरा व्याख्यान हो चुका है, उसको आप तलाश लें यूट्यूब में। फिर भी कुछ योग में बताता हूँ जो आप प्रयोग कर सकते हैं। एक तो पेशेंट को निशोथ चूर्ण 30 ग्राम इसका काढ़ा बना करके और गुड़ के साथ इसका सेवन कराएं 1 हफ्ते तक।
प्रातः खाली पेट में। दूसरा एक काढ़ा है, उसका आपको लगातार 2-3 महीने तक सेवन कराना है। निशोथ, कठगूलर, प्रेंगू, विजयसार और सौंफ। विजयसार और सौंफ ये बराबर बराबर मात्रा में इन औषधियों को लेके काढ़ा बना लें। 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। 1 कप सुबह शाम खाली पेट देवें। मलपू वसनम प्रियंगु सत्पुष्पाम चामुषा समुत्क्वाथ पलासम वाक्षारम फलितो वेतम यथाबलम। चरक ये भी कहते हैं कि ये तो एक विशेष चिकित्सा श्वेत कुष्ठ की बताई, लेकिन उसके पहले जो कुष्ठ की चिकित्सा हमने बताई है वो पूरी की पूरी संशोधन की चिकित्सा आपको श्वेत कुष्ठ में भी करना, अर्थात इसमें भी वमन, विरेचन, वस्ती, जो विधिवत क्लासिकल ट्रीटमेंट है वो कराना है। उसके पश्चात जो मैंने आपको काढ़ा बताया उसका सेवन करना है। स्थानिक लेपनार्थ एक बहुत अच्छा योग है, अनुभूत योग। वाकुची 100 ग्राम और 200 ग्राम मूली बीज, इन दोनों को लेके बारीक चूर्ण कर लीजिए और जहाँ श्वेत कुष्ठ है वहाँ गोमूत्र के साथ इसको पीस करके लेप बना करके लगाना है। बाय द वे गोमूत्र ना मिले तो जो क्षार वो मिलता है, अर्क मिलता है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसको लगा करके प्रयास करें कि धूप में कम से कम आधा घंटा बैठे प्रातःकाल, और जब वो सूख जाए, निकल जाए, तो कभी कभी उसमें इरेप्शन भी हो सकते हैं। चाल मोगरा तेल उसके बाद लगाएं, दिन में 2 बार गर्म पानी से प्रक्षालन कर लें, फिर चाल मोगरा तेल उसमें लगाएं। इस तरीके से ये ट्रीटमेंट आप देंगे तो पेशेंट, लेकिन ये ध्यान रहे साध्यता का भी ध्यान देना चाहिए। यदि जहाँ पर श्वेत कुष्ठ है, यदि बाल रक्त वर्ण के हो गए हों तो समझ लीजिए वो असाध्य है। 1 वर्ष पुराना श्वेत कुष्ठ है वो भी असाध्य है, लेकिन लगातार यदि पेशेंट लेता है तो पेशेंट को थोड़ा बहुत आराम मिलता है, लेकिन 5 साल के बाद तो बहुत ही कम आराम मिलता है। इसके अलावा होंठ में हो, पाम में हो, पैरों के तलवे में हो, वो भी असाध्य की श्रेणी में लाता है, और 1 साल पुराना हो। अरक्तलोम तनुयत पांडु नाति चरुरतम मध्यावकाशो सोचुनु तत्सूत्रम साध्य मुदते। और यत परस्पर तो अभिन्नम बहु यत रक्तलोमवत यच्च वर्ष गणोत्पन्नम तत्सूत्रम नैव सिद्ध्यति। तो साध्यता को भी ध्यान में रख करके आप ट्रीटमेंट की योजना बनाएं। हरजीत सिंह जी ने डिमेंशिया की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ज़्यादातर ये सेनाइल डिमेंशिया होता है ओल्ड एज में, सीनियर सिटीजन में। ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन की डिसीज़ या ब्रेन में इंजरी हो जाने से इस प्रकार की डिमेंशिया, इस प्रकार का जो मानसिक रोग है वो तैयार हो जाता है। इसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, पर्सनालिटी में बहुत ही चेंज आ जाता है, और पेशेंट को नींद भी कम आती है, स्मरण शक्ति का भी ह्रास हो जाता है। ऐसी अवस्था में शिरा तर्पण करना बहुत जरूरी है। अभ्यंग सेक पिचवह वस्तिश्चेति चतुर्विधम। शिरा तर्पण करें। मस्तिष्क का प्रयोग भी आप करें। मस्तिष्क, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ। आधा किलो आंवला सूखे लेकर के छाछ में इसको पका लें, फिर कपड़े से इसको किस लेवें तो कल्क प्राप्त हो जाएगा। शिरा प्रदेश में छोटे बाल करा लें, मुंडन करा लें तो बहुत अच्छा। 1 अंगुल मोटा पूरा चारों तरफ लेप करें, इसको बोलते हैं मस्तिष्क। यह भी डिमेंशिया में बहुत ही लाभप्रद है। इसके अलावा ब्राह्मी अवलेह है 5 ग्राम दिन में 2 बार, आमल की रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार,
इसके अलावा योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, स्मृति सागर रस 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 बार ब्राह्मी अवलेह के साथ सेवन कराएं तो निश्चित है डिमेंशिया में रोगी को आराम प्राप्त होगा। अब आइए जो चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर विकेश महाजन जी, उन्होंने कहा कि आपकी पुस्तक मिल गई है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको 2-3 बार पढ़ लें तो आपको पंचकर्म से संबंधित सारी बातें जानकारी में आ जाएंगी जो कि प्रैक्टिशनर के लिए आवश्यक है। ये जो किताब है ख़ास तौर से प्रैक्टिशनर के लिए लिखी है, एकेडमिक नहीं। एकेडमिक लाइन वाले तो कस्तूरी जी की किताब को पढ़ना चाहिए, लेकिन जिनको प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट में सीखना है, तो ये किताब उनके लिए उपयोगी है। डॉक्टर सुनील रातौरी जी ये प्रारंभ से जुड़े हुए हैं और ज्ञान पिपासु रहते हैं। इन्होंने कहा है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर पर कोई लेक्चर देने के लिए, तो आगे इसमें बिल्कुल निश्चित रूप से कभी न कभी नंबर आ जाएगा उसका भी। राशि गर्ग, संतोष शर्मा, पंकज शुक्ला, कमलेश विश्वास जी, एकनाथ कुलकर्णी जी, उषा तभानी, राहुल रघुवंशी, साक्षी बख्शी, विजय सैनी, आर सिंह चहल, प्रमोद सोनी, विकास चौधरी, संध्या पांडे, शिल्पा पालस्कर, विनय मित्तल, नीलम शुक्ला, अदिति त्रिपाठी, भानु प्रिया सिंह, अनूप कुमार जी, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, अरुण बघेला जी, सौरभ, रीना शर्मा, अर्चना वर्मा, योगेश महाजन, गौरव जी, राजेश सक्सेना और मनदीप शुक्ला जी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आप सबको बहुत ही साधुवाद, धन्यवाद कि आप इस ज्ञान यज्ञ में सहभागी बने हुए हैं। अब आइए आज भस्मक रोग पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। भस्मक रोग तीक्ष्णाग्निजन्य है। तीक्ष्णाग्नि, बहुत सी तीक्ष्ण अग्नि होती है, उसके कारण भस्मक रोग उत्पन्न होता है। तीक्ष्ण अग्नि के कारण आहार शीघ्रता से पच जाता है, इसलिए रोगी को बार बार भूख लगती है। भोजन न मिलने पर रोगी बहुत बेचैन हो जाता है। अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी व्यक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगता है। यानी भोजन अधिक मात्रा में करता है, लेकिन भोजन के इतना करने के बाद भी व्यक्ति दुबला होते जाता है, क्षीण होते जाता है। इसका पृथक अध्याय के रूप में तो वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता है, लेकिन आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान 15 गृहणी अध्याय में भस्मक रोग का अल्पशः वर्णन किया है, लेकिन इसके केसेस प्रैक्टिकली मिलते भी हैं। आधुनिक मत अनुसार इसकी तुलना हाइपरथायरॉयडिज्म से हो सकती है। हाइपरथायरॉयडिज्म का एक सिम्टम है। हाइपरथायरॉयडिज्म तो एक अलग व्याधि है, उसके बारे में अपन कभी चर्चा करेंगे, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म। उसमें रोगी खूब भूख लगती है, लेकिन रोगी दुबला पतला होते रहता है। हाइपरथायरॉयडिज्म इज द स्टेट ऑफ थायराइड हार्मोन एक्सिस। थायराइड हार्मोन एक्सिस बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है। ऑटो इम्यून ग्रेव्स डिसीज इज द काज in the majority of the patient, especially in the young. आइए निदान पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो उष्ण तीक्ष्ण विदाही पदार्थों का निरंतर सेवन करता हो, रूक्षान्न, रात्रि जागरण, अतिक्रमण, अतिभ्रम, वात पित्त वर्धक समस्त निदान, कफ का क्षय होना, कफनाशक पदार्थों का सेवन, इन कारणों से भस्मक रोग की उत्पत्ति हो सकती है। संप्राप्ति देखें तो इन निदानों के सेवन करने से कफ का क्षय होता है, परिणाम स्वरूप पित्त का प्रकोप होगा और यह पित्त वात से मिलकर
अग्नि स्थान अर्थात गृहिणी में जाकर अग्नि को बल प्रदान करता है, फलतः जाठराग्नि की वृद्धि होती है। और ये बढ़ी हुई अग्नि और वायु रूक्ष शरीर में अन्न के गुणों को दबाकर शीघ्र ही उनको पचा देती है। यदि शीघ्र आहार न मिले तो अग्नि अन्नादि को पकाकर रक्तादि दूधों को पचाने लगती है और धातुपाक होने पर दौर्बल्यता और अनेक रोगों की उत्पत्ति हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। आहारम पचत शिखी दोषान आहार वर्जिताः दोषक्षय पचेत धातुन प्राणात धातु क्षय तथा। तो इस प्रकार की जो अग्नि बढ़ जाती है उसको शांत करना बहुत आवश्यक है। आइए संप्राप्ति घटक देखें इसके। तो दोष है वात पित्त प्रधान, दूष से अग्नि रसादि धातुएं, स्रोतस है अन्नवह स्रोतस, अधिष्ठान इसका रोग का अधिष्ठान गृहिणी, स्रोतोदुष्टि का प्रकार है अति प्रवृत्ति। 4 प्रकार का स्रोतोदुष्टि होता है। अति प्रवृत्ति संगो वा श्रणाम ग्रंथो अपिवा बीमार गमनम चावि स्रोत साम च दुष्ट लक्षणम। अधिष्ठान गृहिणी, स्रोतोदुष्टि अति प्रवृत्ति, अग्नि तीक्ष्णाग्नि, स्वभाव दारुण, रोग का स्वभाव दारुण है। आइए लक्षण देखें क्या क्या हो सकते हैं। तो लक्षणों में तृष्णा, प्यास ज़्यादा लगना, श्वास, दाह की उत्पत्ति, मूर्छा, क्षुधा वृद्धि, बलहानि और उसका वेट बहुत जल्दी डाउन होता है। वेट लॉस, नर्वसनेस, स्वेटिंग, फटीग, पाल्पिटेशन, कभी कभी ट्रेमर्स, कंपन होते हैं हाथ पैर में, लूज स्टूल और वार्म मॉइस्ट स्किन। स्किन टच करेंगे तो गर्म लगेगा और मॉइस्चर युक्त स्किन होगी। अब आइए चिकित्सा पर थोड़ा विचार कर लें। तीक्ष्णाग्नि को शांत करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए गुरु आहार, स्निग्ध आहार, शीतल और मधुर पिच्छल द्रव्यों का अधिक मात्रा में पेशेंट को सेवन कराना चाहिए। गुरु स्निग्ध अन्न से अजीर्ण होने पर भी बार बार भोजन देना चाहिए, क्योंकि कई बार गुरु और स्निग्ध भोजन देने से अजीर्ण हो जाता है, लेकिन फिर भी अजीर्ण होने के बाद भी ऐसे आहार बार निरंतर देते रहना चाहिए। भूख लगने पर केवल घृतपान, अच्छी भूख लगी हो तो आप 30 ml के आसपास घृतपान करा दीजिए। ये मत सोचिए कि घृतपान करने से मोटापा बढ़ेगा, वहाँ ऑलरेडी क्षय हो रहा है खाने पर भी, तो घृतपान बहुत लाभ करता है। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो जलीय मांसों का सेवन, मछली आदि का सेवन करने से भी क्षुधा की शांति मिलती है। गेहूं के आटे को, ये बहुत अच्छा योग है, अनुभूत योग है, इसका आप प्रयोग करें भस्मक रोग में। गेहूं का आटा ले लें और इसमें दूध में पका लें। दूध में पका लें, जब वो गाढ़ा हो जाए तब उसमें घृत और शक्कर मिला करके इसका सेवन करें। एक तरीके से हलवा हो गया। जो हलवा हम खाते हैं वो दूध में बना करके आप बनाएं, तो इससे भी क्षुधा शांति रोगी को प्राप्त होती है। इसके अलावा मालपुआ, चावल के आटे का बना स्निग्ध आहार, चावल के आटे का विभिन्न प्रकार के आहार बनाए जाते हैं, ये भी गुरु होते हैं, इनका सेवन कराएं। साथ ही गुड़ के विकारों का सेवन, गुड़ है, खांड है, इनका सेवन भी भस्मक रोग को ठीक करता है। एक योग और अच्छा है, तिल, सरसों और बादाम बराबर बराबर मात्रा में तीनों को मिला के पीस लें और इसको 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को जब भूख लगती है उस समय पेशेंट को दें, अनपान दुग्ध के साथ। एक और योग बहुत अच्छा है, गूलर। आप सब जानते होंगे, गूलर का फल आप तोड़ेंगे तो उसमें कीड़े कीड़े जैसे नज़र आते हैं।
तो गूलर के कल्क को स्त्री दुग्ध के साथ अगर सेवन कराएं तत्काल लाभ प्राप्त होता है। यदि स्त्री दुग्ध उपलब्ध न हो पाए तो बकरी के दूध में कल्क बना करके गूलर के छाल का, ग्राह्य जो है छाल होता है, गूगल के छाल का कल्क बना करके सेवन कराएं, या तो स्त्री दुग्ध के साथ या बकरी दुग्ध के साथ। पित्त शांति हेतु पित्त बहुत बढ़ा रहता है, अग्नि बहुत बढ़ी रहती है, इसलिए त्रिव्रत से सिद्धित दुग्ध पान का सेवन कराएं। त्रिव्रत करीब 20 ग्राम ले लें, दुग्ध 100 ml और पानी 100 ml पकाएं दूध के शेष रहने तक और इसका सेवन कराएं। इससे हल्का विरेचन भी होगा। तो ऐसा लगातार 2-3 दिन तक दें तो पेशेंट को, चूँकि पित्त बाहर निकल जाएगा तो रोगी को आराम मिलता है। इसके अलावा मधुर, मेदोवर्धक, कफवर्धक गुरु पदार्थों का चयन करके रोगी के इच्छानुसार प्रिस्क्राइब करें। ऐसे जो आहार हैं वो लेने से भी पेशेंट को आराम मिलता है। अमलताल से भी विरेचन हम करा सकते हैं। अमलताल करीब 30 ग्राम, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तो पका लीजिए। ऐसा रात्रि को सोते टाइम भोजन के 2 घंटे बाद या प्रातःकाल मल प्रवृत्ति होने के बाद इसका सेवन कराएं। एक और अनुभूति योग है अपामार्ग चूर्ण। अपामार्ग चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार दूध के साथ, और अपामार्ग जो तंडुल होते हैं उसकी खीर बना के खिलाएं। अपामार्ग के तंडुल की खीर दुग्ध के साथ खीर तैयार कर लें, उसका सेवन कराएं। लाक्षादि चूर्ण, लाक्षा भी भस्मक रोग के लिए बहुत अनुभूति योग है। लाक्षा चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 या 3 बार दूध के साथ सेवन कराएं लाक्षा चूर्ण का। विदारी कंद घृत या अश्वगंधा घृत 10 ग्राम दिन में 2 बार भोजन के काल में इसका सेवन कराएं। इससे भी भस्मक रोग में आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा जीवनी गण से औषधियों से सिद्धित घृत या दुग्ध का सेवन कराएं। और सबसे बड़ी बात, लक्षणानुसार ट्रीटमेंट। जो सिम्टम पेशेंट में प्राप्त हो उस सिम्टम के आधार भी आप भस्मक रोग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि बहुत चटपटा खाना, फास्ट फूड, जंक फूड जब मैं बोलता हूँ ये बिल्कुल पेशेंट में बंद कराना चाहिए। अगर आप उष्ण तीक्ष्ण भोजन लेंगे तो निश्चित है अग्नि वृद्धि होगी और भस्मक रोग फिर ठीक नहीं हो सकता है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार योग की क्रियाएं भी पेशेंट में कराना चाहिए। तो आज भस्मक रोग के बारे में, ये छोटे छोटे रोग हैं जो हो सकता है स्टूडेंट्स लाइफ में इनको अच्छी तरह हमने अध्ययन न किया हो, लेकिन ऐसे पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आते हैं। इसलिए इस प्रकार के रोगों का चयन मैं आपके लिए करता हूँ। आपने मेरे साथ पौन घंटा बिताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार ज्ञान यज्ञ में हम सब भाग लेते रहें, इसी कामना के साथ आप सबको नमस्कार। जय आयुर्वेद।